या ऐसे जानदार जिनका जो डीएनए या जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर सबमर्ज्ड हो, बजाय इसके कि वो एक अलग गिलाफ में कवर हो। क्या होता है कि इनका डीएनए या हेरिडिटरी मटेरियल साइटोप्लाज्म में सबमर्ज्ड होता है, बाकी ऑर्गेनेल्स के साथ, बाकी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स के साथ जुड़ा होता है। अच्छा, बात की जाए तो जितने भी सेल्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में रखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जिंदगी का जो आगाज होता है वो होता है प्रोकैरियोटिक सेल से, एक बैक्टीरिया से होता है। उससे आगे फिर एवोल्यूशन होती है, प्रोकैरियोट से फिर प्रोटिस्ट बनते हैं, फिर प्लांट्स, फिर एनिमल्स, डिफरेंट कैटेगरीज बनती हैं यूकैरियोट्स की आगे। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ये सिंपल स्ट्रक्चर रखते हैं, मतलब इनका स्ट्रक्चर इतना कम्प्लेक्स नहीं होता है एज कम्पेयर टू द यूकैरियोट्स, क्योंकि यूकैरियोट्स की फंक्शनिंग ही अलग है। इनका जो वे ऑफ लिविंग है, वे ऑफ रिप्रोडक्शन है, वे ऑफ डाइजेशन है, ईच एंड एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स। अब इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखेंगे प्रोकैरियोट्स का। प्रोकैरियोट्स का एक इंटेंस इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, के बहुत सारी डिजीजेज जो आपके बॉडी में वकूफ़ पजीर हो रही होती हैं, वो आपके पास ज़्यादातर होती हैं बैक्टीरियल डिजीजेज। और बैक्टीरियल डिजीजेज के खिलाफ ही जो हम आजकल मोस्ट ऑफ दी एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इकोनॉमी पे भी बड़ा इम्पैक्ट है इनका और एनवायरनमेंट के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट है। डेफिनेटली सी बात है, जब एक बीमारी फैलेगी, लोग काम नहीं कर पाएंगे तो इकोनॉमी बुरी बुरी तरह मुतासर होगी। उसी तरह जब भी कोई बीमारी आती है तो उसके खिलाफ एक मुल्क को नुकसान हो रहा था, दूसरे मुल्क के अंदर क्या हो रही थी, उसकी मेडिसिन बना के उसको बेनिफिट हो रहा था, उसकी इकोनॉमी वहां पे बेहतर हो रही होती है। बिल्कुल। अब इस कोरोना की वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे जो मेडिसिन कंपनीज हैं उनको बेनिफिट हुआ है, खसूसन चाइना की हो गई, और ये ब्रिटेन की हो गई, यूके की, और अमेरिकन हो गई। अब ये जो प्रोकैरियोट्स हैं इनको एक्सटेंसिवली यूज किया जाता है रिसर्च के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर। डेफिनेटली सी बात है, जब एक चीज नुकसान पहुंचा रही है, फायदे की है, दोनों तरह से हमारे लिए वो यूजफुल है, चाहे वो हार्मफुल है चाहे वो यूजफुल है। दोनों कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं ताकि उसको हम या तो उसकी अमाउंट को बढ़ा सकें या उसकी अमाउंट को कम कर सकें। इसलिए उसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी है। अब डेफिनेटली सी बात है, जैसे कोविड आया है, अगर ये सार्को वायरस को वायरस के ऊपर अगर काम ना किया जाता तो डेफिनेटली सी बात है वैक्सीन नहीं बननी थी। वैक्सीन नहीं बननी थी तो डेथ रेशो जिस हिसाब से चल रही थी, इस हिसाब से तो पूरी दुनिया में इंसानों का खात्मा हो जाना था। अच्छा, उसके बाद है जी हमारे पास टैक्सोनॉमी ऑफ प्रोकैरियोट्स। डच साइंटिस्ट था एंटोन वैन लेवेनोक, इसने पहले डिस्कवर किया बैक्टीरिया को 1674 में। ये जो एंटोन वैन लेवेनोक था, इसने अपनी ही बनाई हुई माइक्रोस्कोप से इसको ऑब्जर्व किया था। चूंकि बैक्टीरिया हमारे पास क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे जानदार होते हैं जिनको हम अपनी आम आंख से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो इसने अपनी डिजाइन की हुई एक लेंस वाली जो माइक्रोस्कोप है, वो इसने यूज करके क्या किया, बैक्टीरिया को डिस्कवर किया 1674 में। इसने इन बैक्टीरिया को नाम दे दिया एनिमल्क्यूल्स का। ठीक है, उसके बाद क्रैनबर्ग आया, इसने इंट्रोड्यूस किया नेम बैक्टीरियम इन 1882 के। बैक्टीरियम टर्म फर्स्ट टाइम बैक्टीरिया टर्म यूज की गई 1882 में। तो उसके बाद टैक्सोनॉमिक पोजीशन हमारे पास प्रोकैरियोट्स की वो चेंज होती रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपके पास आया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर थ्री थ्री किंगडम आया, उसके बाद लास्ट पे आपके पास फाइव किंगडम आया, और फाइव किंगडम के बाद उसकी मॉडिफिकेशन हुई है। तो हमारे पास दो सिस्टम है क्लासिफिकेशंस के प्रोकैरियोट्स के। सबसे पहले हम देखते हैं टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज किंगडम मोनेरा। अब जो दो किंगडम सिस्टम था आपके पास, उसके अंदर माइक्रोनिज्म्स को किसके अंदर रखा गया था, प्रोकैरियोट्स वर प्लेस्ड इन प्लांट किंगडम। तो इनको प्लांट्स के साथ ही रखा गया था, क्योंकि आपके पास दो ही किंगडम थे, एक था किंगडम प्लांटी और एक था किंगडम एनिमेलिया। तो बैक्टीरिया को किसके साथ रख दिया गया, किंगडम प्लांटी के साथ। 1861 में आया जॉन हॉग, इसने कहा कि किंगडम प्रोटिस्टा होना चाहिए जिसके अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि प्रोकैरियोट्स वगैरह हो गए इनको प्लेस कर सकें।
मोनेरा की बजाय इसे प्रोटिस्टा को भी कहते हैं इसको, और इसको किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। मतलब सजेशन किसने दी थी इसकी? 1861 में जॉन हॉग ने। अब 1866 में क्या हुआ, अर्नस्ट हैकेल आया, इसने एक सेपरेट ग्रुप बनाया फॉर प्रोक्यूर्स विद द सेम किंगडम प्रोटिस्टा। किसने? प्रोटिस्टा के अंदर ही एक ग्रुप बना दिया। किसका? बैक्टीरिया का। अब 1938 में हमारे पास फिर कंट्रीब्यूशन आता है हर्बर्ट कॉपलैंड का। इसने मोनेरा को ग्रुप से कहाँ पे लेके चला गया? इसको किंगडम लेवल पे। ठीक है, तब इसको पहली दफा किंगडम समझा गया, रिकॉग्नाइज एज सेपरेट किंगडम मोनेरा। अब 1969 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट आया हमारे पास, रॉबर्ट एच विटेकर। इसने फिर प्रपोज किया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास पांच किंगडम आते हैं। किंगडम एनिमेलिया, प्लांटेई, ठीक है, प्रोटिस्टा, मोनेरा और फंजाई। ऐसे ही है। अच्छा, उसके बाद इसमें मॉडिफिकेशन की थी लायन मार्गलिस और कार्लिन श्वार्ट्ज ने 1988 में। इसके साथ इन्होंने जो सेपरेट किंगडम मोनेरा था, इसको भी इसके इस फाइव किंगडम में इंक्लूड कर लिया। जब हमारे पास है टैक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ प्रोकैरियोट्स एज डोमेन बैक्टीरिया एंड डोमेन आर्चे। अब जो टर्म बैक्टीरिया है, सबसे पहले तो ये उस पे अप्लाई होती है जो चीज़ क्या हो माइक्रोस्कोपिक हो, सिंगल सेल्ड हो, और क्या हो, प्रोकैरियोट हो। अ बैक्टीरियम कैन नेवर बी अ यूकैरियोट। ठीक है, एक बैक्टीरिया कभी भी आपके पास यूकैरियोट नहीं होगा, बैक्टीरियम इज ऑलवेज अ प्रोकैरियोट। तमाम जो मॉलिक्यूलर सिस्टमैटिक स्टडीज हैं कि जब इनका मालिक्यूलर लेवल पे हम स्टडी करते हैं ना बैक्टीरिया को, तो जो प्रोकैरियोटिक लाइफ है ये इसके अंदर हम दो डोमेन्स देखते हैं। इसमें हम दो डोमेन्स देखते हैं, ग्रुप ऑफ किंगडम, जैसे कि टैक्सोनॉमी कैटेगरी हो गया अबव द किंगडम लेवल बैक्टीरिया, और इस बैक्टीरिया के बाद क्या? आर्चिया, दैट evolved independently from an ancient common ancestor। के सबसे पहले जहां तक हमारी स्टडी जा सकती है ना पीछे, जहां से लाइफ स्टार्ट होती है, वो है आर्चियो बैक्टीरिया। फिर आर्चियो अलग है और बैक्टीरिया अलग है। और कहते हैं कि ये जो दोनों का है, ये दोनों किसी एक ही कॉमन एंसेस्टर से बने हैं, जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया जा सका। तो यही अब हमारे पास है, ये जो दो डोमेन्स हैं अलोंग विद यूकैरियोट्स, ये क्या बनाती हैं? थ्री डोमेन सिस्टम बनाती हैं। एक बैक्टीरिया, एक आर्चे, और एक हमारे पास यूकैरिया। बैक्टीरिया और आर्चे तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आपके पास ये एक ही किंगडम की क्या है, दो आपके पास ऑर्डर्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फाइलोजेनेटिक पोजीशंस ऑफ प्रोकैरियोट्स। अच्छा, जो एवोल्यूशनरी रिलेटेडनेस है अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फाइलोजेनिक, की जो हमारे पास रिलेशनशिप है फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, अबौ इदाद से लेके उसके बच्चों तक का जो ताल्लुक है, जिस शजर नसब जो है, इसका मुताल्ला कहलाएगा फाइलोजेनी। ठीक है, अबौ इदाद का रिश्ता ये हमारे पास फाइलोजेनेटिक्स कहलाता है। अब जो सबसे बड़ा स्टेप है स्टडी ऑफ फाइलोजेनी में, वो रिकॉग्निशन था इन 1977 दैट आर्चिया हैज अ सेपरेट लाइन ऑफ एवोल्यूशनरी डिसेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। के जो आर्चिया है, इसका शजर नसब और है, बैक्टीरिया का शजर नसब और है, इसके पेरेंट्स और हैं, उसके पेरेंट्स और हैं। अब ये जो नई नई फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी आई, ये डिस्कवरी ये जीन्स की डिस्कवरी के बेस पे थी, जो कि राइबोसोम्स आरएनए के अंदर प्रेजेंट थे और एंशियंट थे। तकरीबन तकरीबन जितनी भी लाइफ है उसके अंदर कहीं ना कहीं ना कोई जीन जो है वो इन्वॉल्व था इनका। आरएनए की राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड की तीन टाइप्स होती हैं, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड मैसेंजर आरएनए। तो जो राइबोसोमल आरएनए ये रिकमेंड किया जाता है एज मॉलिक्यूलर क्लॉक्स फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग फाइलोजेनीज। ये नस्ल दर नस्ल ये चलता रहता है, ये इसके सीक्वेंस से पता लगता है कि इसका कौन से अबॉयदात थे। अब जो प्रोकैरियोट्स हैं, इनको एवोल्यूशनरी बेसिस पे दो डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया था, थ्री डोमेन सिस्टम में। एक है यू बैक्टीरिया, एक है आर्चिया, और एक है यूकैरियोट्स। यू बैक्टीरिया मींस ट्रू बैक्टीरिया, आर्चिया बैक्टीरिया मींस जो एंशियंट थे। यूकैरियोट्स ऐसे जानदार होंगे जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियर एनवेलप प्रेजेंट होगी। अब जो हमारे पास देख सकते हैं फाइलोजेनेटिक, हमारे पास एक कॉमन एंसेस्टर आ गया, उससे आगे हमारे पास बने
डिफरेंट लाइनेजेस बनी हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास जितनी भी है ये बैक्टीरियल है। हाँ। और ये हमारे पास यू बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया। सेंटर में हमारे पास आर्चो बैक्टीरिया। जी जी। जी जी। हाँ बिल्कुल, बैक्टीरिया जो आपके पास ये सारे बैक्टीरिया हैं, इनके सेंटर में हमारे पास आर्चिया बैक्टीरिया हैं। ये इनके आगे डिफरेंट स्पीशीज के नाम गिवन है यहाँ पे। और मोस्ट राइट साइड पे हमारे पास क्या है, यूकैरिया, जिसके अंदर प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, फंजाई हो गया, सिलिएट्स, ये सारी स्पीशीज हैं डिफरेंट टाइप्स की। हमारे पास आर्चिया क्या है, माइक्रोऑर्गेनिज्म आर्चिया को पहले कहा जाता था आर्चिया बैक्टीरिया। अब जो आर्चिया है ये इसकी चंद एक जो खूबियां हैं, वो बैक्टीरिया के साथ भी मिलती हैं और चंद एक जो है वो यूकैरियोट्स के साथ भी मिलती हैं। ट्रेट्स कहते हैं खसूसियात को या फिर करेक्टरिस्टिक्स को। हाँ जी। ताहम जो हमारे पास आर्चिया है, इसके अंदर यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं और डिफरेंट होते हैं बैक्टीरिया से भी और यूकैरियोट से भी। इनकी अपनी एक डोमेन है जिसे कहते हैं आर्चिया। मतलब इनका अपना ही ग्रुप है इनका हाँ बिल्कुल, इनका अपना ही ग्रुप है, इनकी अपनी ही हमारे पास क्लास है। अच्छा, हमारे पास है यूनिफाइंग फीचर्स ऑफ आर्चिया। अब यूनिफाइंग फीचर्स आर्चिया के पहला क्या, कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। अब जो सेल वॉल है आर्चिया की, इसके अंदर कोई पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं होता। हालांकि बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। लेकिन इनके अंदर एब्सेंट होता है आर्चिया में। चंद एक आर्चिया के अंदर सेल वॉल जो है वो पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, जबकि दूसरों में ये प्योर प्रोटीन से बनी होती है, और चंद एक में तो सेल वॉल भी नहीं होती। मतलब उसको सेल वॉल का मुद्दा ही खत्म हो गया। उसके बाद है कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद दूसरा स्ट्रक्चर आता है अंदर उसके, सेल मेम्ब्रेन। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आर्चिया की, ये अनयूजुअल लिपिड से बनी होती है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो सबसे मेजर कंपोनेंट है वो क्या होता है, लिपिड्स होता है, उसके बाद प्रोटीन्स होते हैं इसके। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर क्या करती है, ये फंक्शन करती है। अगर हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो डेफिनेटली सी बात है उसके सेल कंटेंट्स जो हैं वो डिफ्यूज हो जाएंगे इन्वायरमेंट में, निकल जाएंगे बैक्टीरिया से, इन्वायरमेंट में चले जाएंगे और डीनेचर हो जाएंगे सब कुछ। अब जो लिपिड्स है ना आर्चिया के, इसके अंदर ग्लाइसरॉल लिंक्ड होता है टू ब्रांच चेन्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इन कंट्रास्ट टू लिपिड्स बैक्टीरिया दैट कंटेन ग्लाइसरॉल लिंक टू फैटी एसिड्स। के आर्चिया में जो ग्लाइसरॉल है ये किसके साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोकार्बन के साथ। जबकि बैक्टीरिया के अंदर ये ग्लाइसरॉल किसके साथ लिंक होता है, फैटी एसिड्स के साथ। ये डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है, आर्चिया में और बैक्टीरिया में। उसके बाद है मेथानोजेनेसिस। मेथानोजेनेसिस हमारे पास एबिलिटी है मीथेन बनाने की। और ये चंद एक आर्चिया ही जो हैं वो क्या करते हैं, मीथेन बनाते हैं। जबकि बैक्टीरिया के अंदर ये एबिलिटी नहीं होती कि वो मेथानोजेनेसिस कर सकें। बैक्टीरिया सिर्फ नाइट्रिफिकेशन करते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे सारे साइकिल के अंदर। कैल्विन साइकिल है हमारे पास, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। अच्छा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे पास आर्चे यूज़ करते हैं तीन तरह के सोर्सेज एनर्जी बनाने के लिए। सबसे पहले क्या है, सनलाइट है, बाय यूजिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड बाय यूजिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले वो होंगे जो क्या होंगे, फोटोसिंथेटिक होंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर फूड लेंगे तो मतलब वो बैक्टीरिया विल एक्ट एज डिकम्पोजर, बना बना बनाया लेंगे। अच्छा, उसके बाद राइबोसोमल आरएनए सीक्वेंस है। अब जो बहुत सारे आपके पास फंडामेंटल डिफरेंस हैं आर्चे में और यू बैक्टीरिया में, वो उनके न्यूक्लिक एसिड्स की बेस पे है। अब जो राइबोसोमल आरएनए मिसाल के तौर पे ये पर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, इनका नंबर होता है आपके पास 9-10। टोटल इनके होते हैं 1500, लेकिन एक के अंदर कितने होते हैं आपके पास, 9-10। जबकि एक टाइप में हमारे पास जो राइबोसोमल आरएनए है वो इस तरह के सीक्वेंस में पाया जाता है कि यू बैक्टीरिया में क्या होता है, एडेनिन एडेनिन साइटोसिन यूरासिल साइटोसिन एडेनिन एडेनिन, ये सीक्वेंस होता है नाइट्रोजनस बेसिस का। और आर्चियो में क्या होता है, एडेनिन एडेनिन साइटोसिन यूरासिल यूरासिल एडेनिन एडेनिन एडेनिन। ठीक है, इसे कहते हैं सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस।
अब ये रिसर्च करके पता किया गया कि इस तरह इनके जो जीन्स के अंदर, इस तरह इनके नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर क्या आता है, डिफरेंस आता है शेप के अंदर। अच्छा, अब जो हमारे पास क्लासिकल फोटोसिंथेसिस है, जिसमें क्लोरीन नहीं पाई जाती, हैज नॉट बीन फाउंड इन एनी आर्चियो सजेस्टिंग दैट केमो ऑटोट्रॉफी आर फोटो ऑटोट्रॉफी ड्यूरिंग एवोल्यूशन। के सबसे पहले जो हमारे पास बैक्टीरिया थे वो क्या थे, केमोसिंथेटिक थे, क्योंकि तब हमारे पास लाइट अवेलेबल नहीं थी, लाइट का सोर्स नहीं था, ना ही हमारे पास ऑक्सीजन थी अवेलेबल उस वक्त। तो बैक्टीरिया स्टार्ट वाले क्या थे, एक तो वो एनारोबिक थे, दूसरा वो क्या थे, केमोसिंथेटिक थे। अब केमोसिंथेटिक से आगे हमारे पास फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इवॉल्व हुए, और इसके साथ साथ एनारोबिक से एरोबिक के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हुए। तो सबसे पहले जो है वो फोटो ऑटोट्रॉफी या फोटोसिंथेसिस साइनोबैक्टीरिया के अंदर ऑब्जर्व की गई ऑन द लैंड।